हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 जनवरी को, उसका सोशल साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। क्योंकि आपका 30 जनवरी बहुत ही सामने है और एमसीक्यू सीरीज तो आपको करना ही पड़ेगा, एमसीक्यू तो आपको करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे सोशल साइंस का, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सवाल है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि जो जल भाग तीन और स्थल स्थल भाग से घिरा होता है, जो जल भाग तीन और स्थल भाग से घिरा होता है, ठीक है, वो जल भाग बोला है तीन और स्थल भाग से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों खाड़ी, ठीक है। बोला है कि वैसा स्थल भाग, मतलब तीन तरफ से आपका क्या होगा? स्थल होगा, ठीक है, तीन तरफ से स्थल होगा, बीच में आपका ये होगा पानी वाला एरिया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खाड़ी कहेंगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। तो देखिए ऑप्शन दिया है बिहार, पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और दूसरा ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश नहीं होगा। फिर अगला है बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना नहीं होगा यहाँ पे। आगे है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा एक, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यही है भारत के मतलब झारखंड के सीमावर्ती राज्य, ठीक है, झारखंड के पड़ोसी राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो हिमालय, नंदा देवी, फिर है उत्तरी मैदान खादर, भारतीय मरुस्थल बरखान और प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो होगा प्रायद्वीपीय पठार जो है ये उत्तरी सरकार कर रहे हैं, बल्कि ये उत्तरी सरकार जो है तटीय समूह का है, ठीक है, उत्तरी सरकार तट, इसलिए तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? सघन जनसंख्या मतलब बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या होगा, तो उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी मैदान जो होगा सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन है कथन दिया है, कारण दिया। कथन बोला है गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, और कारण दिया है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी, जो गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो अब पूछा गया कि कथन सही है या कारण सही है, ठीक है। तो कथन दिया था गंगा नदी सालों भर प्रवाहित होती, कथन तो बिल्कुल सही है, सालों भर जल प्रवाहित होती है। और कारण क्या है? तो कारण बोला है कि कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां नंबर का देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो केवल कथन सही है, या कारण सही और कथन गलत, और कथन और कारण दोनों गलत, और कथन और कारण दोनों सही है। तो 5 का डी ही आंसर सही होगा। कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही है कि गंगा नदी जो है वो सालों भर बहती है, और गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल भी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अब अगला सवाल देखेंगे 6, नंबर सवाल है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो सिंचाई में, नौ संचालन में, जल विद्युत में या सभी में? तो सिंचाई जो नदी का महत्व है वो उपरोक्त सभी में हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? यानी कि जब मानसून आता है तो कौन सा ऋतु होता है? तो उसमें वर्षा ऋतु होता है, ठीक है, मानसून के आने के बाद वर्षा ऋतु ही होता है। अगला सवाल है कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो जहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को क्या कहते हैं? तो वो होता है लिंगानुपात, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? जन्म दर के बारे में पूछा, बर्थ रेट के बारे में, और बर्थ रेट के लिए कौन सा सही बात है? तो पहला ऑप्शन दिया है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे, तो लग तो रहा है यही ऑप्शन सही है, फिर भी हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बोला एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चे, नहीं ये नहीं होगा। फिर अगला एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जितने बच्चे मृत, नहीं होगा ये भी। और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है, ये भी नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सटीक है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार जो होता है वो संसद को होता है, ठीक है, कानून बनाने का बात बोला जा रहा है तो संसद ही होगा। और अगर न्याय के दिलाने का बात होता तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होता। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद जो है वो कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद जो है कब खत्म हुआ? तो दोस्तों सही डेट उसका है 26 अप्रैल 1994।
26 अप्रैल 1994 को रणभेद खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो इसकी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र जो है लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ पर कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हो गई थी वो 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। 14वां का ए नंबर बिल्कुल सही, दिसंबर 1946 में हुआ था सबसे पहला बैठक। नेक्स्ट पूछा गया है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो सटीक आंसर जो होगा 543 होगा, ठीक है, 543। बाकी अगर हम लोग बात करें 543 और प्लस 2 बात करेंगे तो एंग्लो इंडियन हो जाएगा 545, और अगर अधिकतम का बात किया जाए यहाँ पर तो 552 होता है। और लोकसभा और राज्यसभा जो है संसद के 2 अंग है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, या लोकप्रिय सदन, या अस्थायी सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका 6। हमारा संविधान जो हमें मौलिक अधिकार 6 प्रदान करता है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा बोला गया है, ठीक है। तो जिलाधीश या गृह मंत्रालय का सचिव या गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक, तो इसका सही आंसर जो होगा वो गृह मंत्री हो जाएगा, यानी कि होम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवाद का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय से उठने वाले विवाद का, यानी कि हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट डिसीजंस, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके नेतृत्व वाली 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख का बात अगर किया जाए तो प्रधानमंत्री होता है, जो वास्तविक कार्यपालिका होता है। बाकी अगर बोला जाए राष्ट्रपति के बारे में तो ये नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। नेक्स्ट हम लोग 21वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 21वां क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसको दोस्तों कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। बहुत ज़्यादा फसल अगर उगाएगा तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? पालमपुर के बारे में बोला गया, कौन सा कथन सत्य है, इसको छांटना है। 22वां नंबर, तो पालमपुर में 450 परिवार में लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है, पालमपुर में दुग्ध उत्पाद मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं, पालमपुर में कृषि सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया था। आगे है, पालमपुर के आसपास के गाँव और कस्बों में भलीभूत नहीं जुड़ा हुआ था। और अगला, पालमपुर में रोगियों के उपचार की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर एक प्राथमिक हॉस्पिटल था, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? जापान जैसे जो देश थे वो अपने देश के निवास के लिए, अपने देशों के विकास के लिए कौन सा चीज़ पर निवेश किया है? तो शिक्षा और निवेश पर सबसे ज़्यादा बल दिया, शिक्षा और निवेश पर। अगला बोला गया है कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आता है, ठीक है। तृतीयक क्रियाकलाप के क्षेत्र में यहाँ पर नहीं आता है। देखिए, बैंकिंग जो बोला गया, बैंकिंग तृतीयक है, शिक्षा भी तृतीयक है, पर्यटन भी तृतीयक है, बच गया आपका खनन, तो खनन जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसलिए ये तृतीयक क्रियाकलाप में नहीं आता है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को लागू किया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान, या सेतु पाठ्यक्रम, या स्कूल लौटो शिविर, या दोपहर के भोजन की योजना, तो सही आंसर जो होगा दोपहर के भोजन की योजना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला गया निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 27 का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2400 कैलोरी बोला गया है, ठीक है। 28 का हो जाएगा ए नंबर। 29वां क्वेश्चन है कि किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, यानी कि ज़्यादा प्राप्त अनाज को चावल और गेहूं के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि FCI।
30वां क्वेश्चन बोला गया कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? बाजार से कम कीमत पर जो दिया जाता है उसको कहते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत। ठीक है, 30 का हो जाएगा, या आप न्यूनतम समर्थित कीमत। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इसको न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं, यानी 30 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 31वां नंबर है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर पहला ही है, मोंटेस्क्यू। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी लुईस 16वां के काल में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति हुई लुईस 16वां के काल में। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन बोला गया नवंबर के अपराधी कौन थे? तो नवंबर के अपराधी थे वाइमर गणराज्य के समर्थक। वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे उसको नवंबर के अपराधी बोलकर मजाक उड़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग थलग रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? घेटो ही कहलाती थी, घेटो। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो भारत का प्रमुख वन महानिदेशक डायट्रीज बेंडिस था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, झूम खेती का अन्य क्या नाम है? ऑप्शन है घुमंतू खेती, पहाड़ी खेती, अस्थायी खेती, सीढ़ीदार खेती। तो झूम खेती का जो नाम होता है वो सही होता है आपका घुमंतू खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 1857 तो नहीं होगा। नेक्स्ट है 1864, फिर 1874, फिर 1854। इसका सही आंसर होगा 1864। आगे सवाल बोला गया फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 14 जुलाई 1789, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित कब किया? तो ये हो जाएगा 1871 में। ठीक है, 1871 में। और अगला सवाल और लास्ट सवाल, रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति जो है 1917 में ही हुई थी, रूस की क्रांति। तो हम लोग 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो 30 जनवरी को आप सभी का एग्जाम है। तो इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ज़रूर बताएं कि किस टाइप का तैयारी यहाँ पर चल रहा है। ठीक है,